नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने परासरण दाब, स्फीत दाब एवं विसरण दाब न्यूनता के अंदर संबंध पढ़ा था। आज हम नया टॉपिक 5वें लेसन का स्टार्ट करते हैं। जल विभव अवधारणा। जल विभव अवधारणा। हाँ भी, यानी जल विभव अवधारणा किसने दी? स्लेटियर और टायलर ने। स्लेटियर और टायलर ने जल विभव अवधारणा प्रतिपादित की। इनके अनुसार जब कोशिका को जल में रखा जाता है, जब कोई कोशिका है, पादप कोशिका, इसको अपन ने क्या किया? जल में रखते हैं। जब कोशिका को जल में रखा जाता है तो शुद्ध जल के अणु, भाई ये इधर तो जल है, ये शुद्ध जल है, तो शुद्ध जल के अणु और कोशिका रस, ये कोशिका रस है, कोशिका रस जिसको अपन कोशिका द्रव्य बोलते हैं। यानी जब किसी कोशिका को जल में रखा जाता है तो शुद्ध जल के अणु तथा कोशिका रस में उपस्थित जल के अणुओं के बीच मुक्त ऊर्जा में क्या होता है? अंतर होता है। जब कोशिका को जल में रखा जाता है तो शुद्ध जल एवं कोशिका रस के जल के अणुओं के बीच मुक्त ऊर्जा में क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। मुक्त ऊर्जा में क्या होता है? अंतर होता है। उस अंतर को ही, उस डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं? जल विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? जल विभव कहते हैं। अब जल विभव को ग्रीक सिंबल साई से प्रदर्शित करते हैं। PSI, साई। ग्रीक सिंबल किससे प्रदर्शित करते हैं? साई से। और इसकी इकाई होती है, वो होती है बार या फिर ATM, यानी वायुमंडल। इकाई बार या वायुमंडल होती है। तो जल विभव है तो इसको अपन संक्षिप्त में साई W भी बोल देते हैं। W यानी वाटर से W लिया गया है। तो अपन क्या कहेंगे? जल विभव किसे कहेंगे? जब किसी कोशिका को जल में रखा जाता है तो जल के अणु एवं कोशिका रस के अंदर उपस्थित जल के अणुओं के मध्य जो अंतर होता है, इसमें मुक्त ऊर्जा के अंदर, उस अंतर को ही हम क्या कहते हैं? जल विभव कहते हैं। दूसरा आता है परासरण विभव। दूसरा क्या है? परासरण विभव। हाँ, परासरण विभव। देखो, परासरण विभव के बारे में अपन ने पढ़ा था कि परासरण विभव के लिए किसी विलयन का परासरण दाब यानी OP है, वो विलेय के अणुओं पर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? विलेय के अणुओं पर डिपेंड करता है। अब जल के अंदर जैसे जैसे विलेय के अणु मिलाते हैं तो परासरण दाब तो बढ़ता है, लेकिन जल विभव है ये घटता है। जल विभव क्या होता है? घटता है। यानी किसी शुद्ध जल में जैसे जैसे विलेय को मिलाया जाता है तो परासरण दाब है वो तो बढ़ता है, OP का मान तो बढ़ता है, लेकिन जल विभव का मान घट जाता है। अर्थात किसी विलयन का परासरणी दाब उसके जल विभव के कम होने का सूचक होता है। परासरण दाब का बढ़ना जल विभव के घटने का क्या है? सूचक है। इसे ही हम क्या कहते हैं? परासरण विभव कहते हैं, जिसको अपन साई S से प्रदर्शित करते हैं।
साई डब्ल्यू से तो किसको, जल विभव को, साई एस से परासरण विभव को प्रदर्शित किया जाता है। यानी ओपी है, परासरण दाब है, वो तो धनात्मक होता है, और परासरण विभव है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। ध्यान देना दोबारा से, जैसे जैसे शुद्ध जल में विलेय के अणु मिलाए जाते हैं वैसे वैसे परासरण विभव जो दाब है उसका मान बढ़ने लगता है, लेकिन जल विभव का मान घटता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी विलयन का जो परासरण दाब है ओपी है, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके जल विभव के कम होने का सूचक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, परासरण विभव। यानी परासरण विभव, जैसे जैसे परासरण दाब बढ़ता है वैसे वैसे परासरण विभव का मान कम होता है। अर्थात कहने का मतलब OP प्लस और साइएस माइनस होता है। अब तीसरा दाब अपन पढ़ते हैं, दाब विभव। दाब विभव इसको अपन साइपी से प्रदर्शित करेंगे। हाँ भाई, जब कोशिका को अल्प परासरी घोल में रखें, ये कोई घोल है, इसके अंदर ये कोशिका को अपन ने रख दिया, ये कैसा है, अल्प परासरी यानी हाइपोटोनिक। जब कोशिका को किस में रखें, हाइपोटोनिक विलयन में रखते हैं तो क्या होता है, अंतःपरासरण होता है। क्या होता है, अंतःपरासरण होता है, जिससे कोशिका क्या हो जाती है, स्फीत हो जाती है, यानी फूल जाती है, एवं इसकी भित्ति जल के अणुओं को अंदर आने से अब रोकने लग जाती है। इस दाब को अपन क्या कहते हैं, स्फीत दाब यानी टीपी कहते हैं, स्फीत दाब कहा जाता है। यानी जब कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है तो घोल से जो जल के अणु हैं वो कोशिका में प्रविष्ट हो जाते हैं, जिससे कोशिका स्फीत हो जाती है, एवं कोशिका की जो भित्ति है वो जल के अणुओं को अंदर आने से रोकती है। इस दाब को हमने क्या कहा, टीपी ट्रिगो प्रेशर या स्फीत दाब कहते हैं। स्फीत दाब के कारण जल विभव के मान में होने वाली कमी, स्फीत दाब के कारण जो जल विभव का मान घटेगा उसे ही हम क्या कहते हैं, दाब विभव कहते हैं। यानी कहने का मतलब स्फीत दाब अर्थात टीपी के कारण या टीपी के बढ़ने के कारण जल विभव का मान, जल विभव के मान में होने वाली कमी दाब विभव या साई पी कहलाती है, साई पी कहलाती है। दोबारा से समझ लो, दाब विभव, जब कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है तो कोशिका में अंतःपरासरण के कारण कोशिका फूल जाती है। अब कोशिका जब स्फीत हो जाती है तो कोशिका भित्ति जल के अणुओं को अंतःपराश्रित होने से रोकती है। अर्थात इस टीपी के कारण जल के जो अणु हैं उनके अंदर जल के दाब विभव के मान में जो कमी होगी, साई डब्ल्यू का मान जो घटेगा उसे ही हम साई पी कहते हैं। हाँ भाई, दाब विभव हमेशा कैसा होता है, दाब विभव यानी साई पी हमेशा धनात्मक होता है। ध्यान रखना, साई एस हमेशा ऋणात्मक और साई पी हमेशा धनात्मक होता है। इस तरह अब हमारे पास तीन चीजें आ गई। इस तरह
क्या क्या, साई डब्लू, साई एस और साई पी में एक संबंध होता है, निम्न संबंध है। कौन सा संबंध है? साई डब्लू बराबर साई एस प्लस साई पी, ये हमारे पास एक संबंध आता है। हाँ भाई, यहां पे तो परासरण दाब बढ़ेगा, जल विभव घटेगा, यहां पे स्फित दाब बढ़ेगा, जल विभव घटेगा। ध्यान रखना, परासरण दाब बढ़ रहा है, जल विभव घट रहा है। यहाँ पे स्फित दाब बढ़ रहा है, स्फित यानी ट्यूबोर प्रेशर टीपी बढ़ रहा है, जल विभव घट रहा है। तो जो दोनों के अंदर जो अंतर आ रहा है उसे ही हम भाई, जैसे यहाँ पे जो अंतर आया उसको परासरण विभव, और टीपी बढ़ने के कारण जल विभव में जो अंतर आया उसे अपन दाब विभव कह रहे हैं। अब इन तीनों में क्या संबंध है? साई डब्लू बराबर साई एस प्लस साई पी। अब देखो, कोशिका की जो सतह होती है, जैसे कोशिका है, ये कोशिका है, ये कोई कोशिका है, और कोशिका की जो सतह, कोशिका की वह सतह जो जल का अधिशोषण करती है, अधिशोषण करती है, उसे हम अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। उसे अधात्री या मैट्रिक्स कहा जाता है, मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स द्वारा जो, इस मैट्रिक्स के द्वारा, यानी मैट्रिक्स द्वारा उत्पन्न विभव को मैट्रिक्स विभव कहते हैं। कौन सा विभव कहते हैं? मैट्रिक्स विभव साई एम कहते हैं। अब साई एम हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। साई एम हमेशा कैसा होता है भाई? ऋणात्मक होता है। यानी कोशिका की वह सतह जो जल का अधिशोषण करेगी, उस सतह को अधात्री या मैट्रिक्स कहेंगे, और मैट्रिक्स के द्वारा जो दाब उत्पन्न होगा, जो विभव उत्पन्न होगा, उस विभव को ही हम मैट्रिक्स विभव या साई एम कहेंगे। साई एम हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अतः अब ये जो संबंध आ जाएगा, अतः जल विभव से, यानी साई डब्लू क्या होगा? तो साई डब्लू बराबर साई एम प्लस साई एस प्लस साई पी, ये वाला संबंध आ जाता है। अब देखो, अब यहां पे अपन साई एम को नगण्य मान ले। क्या है? यानी कोशिकीय परासरण में जो साई एम है, साई एम का मान नगण्य होता है, यानी साई एम ना के बराबर होता है। तो सीधी सी बात है, फिर वही आ जाएगा, साई डब्लू बराबर साई एस प्लस साई पी। साई डब्लू बराबर साई एस प्लस साई पी। अगला टॉपिक आता है हमारा अंतः शोषण। हाँ भाई, अंतः शोषण किसे कहते हैं? आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि बरसात के दिनों में या जल में रखने पर लकड़ी के दरवाजे फूल जाते हैं। बरसात के दिनों में, बरसात के दिनों में या पानी में रखने पर
लकड़ी के में ये जो लकड़ी है वो फूल जाती है। क्या हो जाती है भाई? लकड़ी फूल जाती है। अर्थात कहने का मतलब है, परिभाषा के रूप में लिखेंगे तो कोलाइडी या फिर सूखे पदार्थों द्वारा जल का इस तरह यानी नमी के रूप में, इस तरह यानी नमी के रूप में जो अवशोषण है उसे ही अपन क्या कहते हैं? अंतः शोषण कहते हैं। कोलाइडी या सूखे पदार्थों द्वारा जल का नमी के रूप में जो अवशोषण है वो क्या कहलाता है? अंतः शोषण का कहलाता है। भाई बरसात के दिनों में लकड़ी के दरवाजों का फूलना किसका उदाहरण है? अंतः शोषण का उदाहरण है। या कई बार आपने सुना होगा कि भाई चट्टानों को तोड़ने के लिए एक ड्रिल से ऐसे होल बना देते हैं और उस होल में लकड़ी का बुरादा डाल देते हैं, लकड़ी का बुरादा। अब इसको पानी से भिगो दिया जाता है, तो जैसे जैसे पानी संपर्क में आता है लकड़ी के तो अवशोषित करती है और धीरे धीरे वो लकड़ी का बुरादा फूल जाता है, और फूलेगा तो क्या होगा? वो चट्टान को तोड़ देता है। इन चट्टानों को तोड़ने के लिए भी ये क्रिया काम में ली जाती है। जल को अवशोषित करने वाला पदार्थ यानी जल को जो अवशोषित करता है उस पदार्थ को अंतः शोषक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अंतः शोषक कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? किसी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा। अपन ऐसे लिख सकते हैं, किसी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा किसी द्रव का बिना विलयन बनाए अवशोषण को अधिशोषण कहते हैं। अवशोषण को क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। और अधिशोषण ही एक प्रकार का क्या है? अंतः शोषण कहलाता है। अब अंतः शोषण किस किस पे डिपेंड करता है? अंतः शोषण की क्रिया तापमान पे यानी तापमान ज्यादा होगा तो अंतः शोषण की क्रिया कम होगी। बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और तापमान कम होता है, इस वजह से जल के अणु है वो अवशोषित किए जाते हैं। तापमान ज्यादा होगा तो क्या होगा भाई? पानी के जो अणु हैं जो वायुमंडल में है वो वाष्पित होकर के चले जाते हैं, इस वजह से नमी घट जाती है। हाँ, तो तापमान क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए, यानी कम तापमान होना चाहिए। दूसरी बात, अंतः शोषक की बनावट किस प्रकार की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जल विभव के अंतर के ऊपर ये क्रिया डिपेंड करती है। हाँ भाई, अब ये जो अंतः शोषण है उसका महत्व क्या क्या है, किस किस में काम आता है? तो जैसे अपन देखते हैं कि बीजों के अंकुरण के समय बीज क्या करते हैं? नमी अवशोषित करके
नमी अवशोषित करके फूल जाते हैं, अर्थात बीजों अवशोषित करके फूलना एक प्रकार का क्या है, अंतः शोषण है। यानी बीज स्फुटित हो जाते हैं, फट जाते हैं। दूसरा, कई बार कोई पेड़ है वो सूख जाता है। कई बार क्या होता है, पेड़ सूख जाता है, लेकिन बरसात के दिनों में वो नमी अवशोषित करके पुनः जीवित हो जाता है। तो क्या कहेंगे, कई पादपों में पुनर्जीवन की क्रिया अंतः शोषण के कारण होती है। यानी बीजों का स्फुटन और जो सूखे हुए पादप हैं उनमें पुनर्जीवन की जो क्रिया है वो किस पे डिपेंड करती है, अंतः शोषण पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों,